हेलो फ्रेंड्स, सत्यनाट्य ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो हमारा टेस्ट था उसके टॉपिक थे विश्व की जलवायु, जलवायु एवं ऋतुएं, वर्षा का वितरण एवं जलवायु प्रदेश, जलवायु परिवर्तन व उसके प्रभाव। तो ये आपका टॉपिक था। यूनिट फर्स्ट, पेपर फर्स्ट पार्ट बी, पेपर फर्स्ट पार्ट बी, यूनिट फर्स्ट। तो आज का आपका टॉपिक था विश्व की जलवायु। चलिए जल्दी से हम आज के क्वेश्चन देख रहे थे। आज के क्वेश्चन क्या क्या थे। पहला क्वेश्चन था, आपको 3 लाइनों में इसके उत्तर लिखने थे। इसमें पहला ए नंबर का क्वेश्चन था हिमपात। हिमपात को बताना था आपको, हिमपात क्या कहलाता है। बी नंबर आपका क्वेश्चन था बाताग्र, बाताग्र को लिखना था कि बाताग्र क्या होता है। सी नंबर का क्वेश्चन था आपका कोहरा बादल, कोहरा बादल को समझाना था। दूसरे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे नंबर के क्वेश्चन में आपको 50 शब्दों में आंसर लिखने थे। आयोग के अनुसार 50 शब्द, 5 से 6 लाइन, हम लोग यूज कर रहे हैं 7 से 8 लाइन। 7 से 8 लाइनों में आपको इन दोनों क्वेश्चन के आंसर लिखने थे। तो इसमें पहला क्वेश्चन था संवहनी वर्षा, संवहनी वर्षा को आपको समझाना था कि संवहनी वर्षा क्या होती है। और 8वें नंबर का क्वेश्चन था आपका जलवायु परिवर्तन के प्रभाव लिखने थे कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव क्या क्या होते हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन था आपका 2 शब्दों में आपको लिखना था, 11 मार्क का क्वेश्चन था। 11 मार्क का क्वेश्चन था, 200 शब्द मतलब 200 वर्ड, मतलब 2 पेज में आपको उसको लिखना था। तो ये क्वेश्चन था आपका जलवायु प्रदेश क्या है, समझाते हुए किसी एक का वर्णन करना था। तो आपको जलवायु प्रदेश को बताना था कि जलवायु प्रदेश क्या कहलाते हैं, और फिर उसमें से किसी एक को आपको क्या कर देना था, डिस्क्राइब करना था। क्वेश्चन पेपर को आपको 20 मिनट के अंदर सॉल्व करना था। और मैं रोज़ बोलता हूँ कि जो लोग भी 20 मिनट के अंदर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं वो डेफिनेटली इंप्रूव करेंगे, और मेंस में वही लोग अपने क्वेश्चन पेपर को सही समय पर सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए आज के आंसर देख लेते हैं जल्दी से कि आज का आंसर क्या है। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है हिमपात, हिमपात को समझाना है। तो देखिए हिमपात की डेफिनेशन क्या है। जब संघनन हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस लिखा है, ठीक है ना, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, डिग्री सेल्सियस है। तो जब संघनन हिमांक से नीचे तापमान पर होता है, जब संघनन हिमांक से नीचे तापमान पर होता है, तो वायुमंडलीय आर्द्रता, आर्द्रता हिमकणों के रूप में धरातल पर पहुंचती है। जो वायुमंडल की आर्द्रता होती है वो हिमकणों के रूप में धरातल पर पहुंचती है। वर्षा के इसी स्वरूप को हिमपात कहते हैं। हिमपात क्या है, वर्षा का एक स्वरूप है, ठीक है ना। और उसमें पानी की बूंदों की जगह हिमकण गिरते हैं छोटे छोटे, तो इसको बोलते हैं क्या, हिमपात। तो ये आपका उत्तर ए का आंसर हो गया। फिर देख लें तो उत्तर बी क्या था, बाताग्र, बाताग्र को बताना था कि बाताग्र क्या होता है। तो दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियों को मिलाने वाली ढालनुमा सीमा को बाताग्र कहते हैं। जो दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियाँ होती है उनको जो सीमा मिलाती है उसको क्या बोलते हैं, बाताग्र। यह उन दोनों वायु राशियों के बीच 5 से 80 किलोमीटर चौड़ा एक संक्रमण क्षेत्र होता है। जैसे बाताग्र प्रदेश, जिसे अब यहाँ पर जैसे लिखा है, जैसे ये कर लेना, जिसे कभी कभार मिसप्रिंट हो जाता है, टाइपर थोड़ा बहुत मिसप्रिंट कर देते हैं। आप लोग ग्रामेटिकल मिस्टेक को इग्नोर कीजिएगा और उसको सही कर लें अपने हिसाब से। जिसे बाताग्र प्रदेश कहते हैं या बाताग्र कहते हैं। तो ये आपका उत्तर बी का आंसर था। आप चाहो तो इसमें बाताग्र के प्रकार भी लिख सकते हैं। बाताग्र कौन कौन से प्रकार के होते हैं, उष्ण भी होता है बाताग्र। तो बाताग्र के जितने प्रकार हैं आप उन प्रकारों को भी आप इसमें लिख सकते हो बी नंबर के क्वेश्चन में। दूसरा आपसे पूछा था कोहरा बादल। तो देखो कोहरा बादल जो होता है, स्तरीय मेघ जो होते हैं, स्तरीय, ज़्यादातर लोगों ने कोहरे को लिख दिया, कोहरे की डेफिनेशन लिख दी। कोहरे की डेफिनेशन लिखना थी, कोहरा स्तरीय मेघ जो होते हैं उनको बोलते हैं कोहरा बादल, ठीक है। तो देखो मैंने इस प्रकार से बताया, ये क्या है, एक प्रकार के बादल है। तो रंग इसका सफ़ेद व स्लेटी होता है, निर्माण जलकणों से होता है। इन्हें स्तरीय मेघ भी कहते हैं। कोहरा बादल को क्या कहते हैं, स्तरीय मेघ भी कहते हैं। इनका निर्माण विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियों के मिलने से होता है। तो जो इनका निर्माण होता है वो क्या होता है, विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियों के मिलने से होता है। तो इस प्रकार से आपको करना था। आपको कोहरे की डेफिनेशन नहीं लिखनी थी, कोहरा बादल स्तरीय मेघ को बोलते हैं कोहरा बादल। तो इस प्रकार से करना था। फिर ए नंबर का जो आपका क्वेश्चन था वो था संवहनी वर्षा। संवहनी वर्षा को समझाना था कि संवहनी वर्षा क्या है। तो देख लेते हैं संवहनी वर्षा किसे कहते हैं। उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में संवहन क्रियाओं के परिणाम स्वरूप जल की बूंदों के रूप में कपासी वर्षा मेघों का निर्माण होता है। जो उच्च तापमान वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर संवहन क्रियाएँ होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जल की बूंदों के रूप में कपासी वर्षा मेघों का निर्माण होता है, जिनसे जल की बूंदें पृथ्वी पर गिरती हैं। इस प्रकार होने वाली वर्षा को क्या बोलते हैं, संवहनी वर्षा कहते हैं।
ठीक है ना। तो संवहन क्रियाओं के कारण जो वर्षा होती है उसको बोलते हैं संवहनी वर्षा। अब एक और चीज़ मैं लिख देता हूँ कि इस प्रकार की वर्षा मुख्य रूप से भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में शाम 3 से 4 के बीच होती है, इसलिए इसे 4 बजे की वर्षा भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको संवहनी वर्षा को करना था। आप चाहो तो एक छोटा सा डायग्राम भी यहाँ पर बना सकते हो। तो डायग्राम बनाते हैं हम। डायग्राम देखिए किस प्रकार बनेगा। यहाँ पे इस खाली क्षेत्र में डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये आपको धरातल बता देना है, धरातल है ये, ठीक है। ऊपर एक बादल बता दूँ, इस प्रकार से बता दूँ, बादल एक, ये बादल है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा, संवहन क्रिया हो रही, ठीक है ना। तो ये हो रही संवहन क्रिया। इस प्रकार से एरो से इसको बता दो संवहन क्रिया को, इस प्रकार के एरो लगा दो आप, ठीक है। ये इस प्रकार के एरो आप लगा दो। ये नीचे धरातल है और फिर ये बूंदें गिर रही हैं वर्षा की, ये वर्षा की बूंदें गिर रही हैं, ठीक है। ये वर्षा की बूंदें गिर रही। तो इस प्रकार से आपको करना था। तो ये इस प्रकार से आपका डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। ये संवहन क्रियाएं आप इस प्रकार से एरो के माध्यम से दर्शा दो किस प्रकार से संवहन क्रिया हो रही है, ठीक है। और ये आप वर्षा और ये बादल है, ठीक है। और ये जो है ये आर्द्र वायु जा रही है ऊपर, ये है आर्द्र वायु, ठीक है। आर्द्र वायु है। तो इस प्रकार से आपको इसका डायग्राम बनाना था। तो ये आपका हो गया उत्तर नंबर ए। फिर हम देख लेते हैं उत्तर नंबर बी, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव लिख लेते हैं। तो जलवायु परिवर्तन के बहुत सारे प्रभाव हैं, तो देख लो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव क्या क्या है। सबसे पहला वर्षा प्रारूप में परिवर्तन, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अकाल। वर्षा प्रारूप में परिवर्तन, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अकाल। तो वर्षा का जो प्रारूप होता है उसमें परिवर्तन हो जाता है, कहीं कम वर्षा कहीं ज़्यादा वर्षा। जहाँ वर्षा होती थी ज़्यादा वहाँ पर कम वर्षा होने लगती है। आपने देखा होगा कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पहले अच्छी खासी वर्षा होती थी, लेकिन बाद में वहाँ पर क्या हो गया, अकाल पड़ने लगा। तो ये सब जलवायु परिवर्तन के कारण ही होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति भी होती है, अधिक मात्रा में उत्पन्न होंगे। जहाँ पर कम मात्रा में उत्पन्न होते थे वहाँ पर अधिक मात्रा में उत्पन्न होंगे। वनाग्नि वनस्पतियों पर विपरीत प्रभाव, वनाग्नि और वनस्पतियों पर क्या होता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है। ग्लेशियर पिघलते हैं, फसल प्रारूप में परिवर्तन हो जाता है, तटीय क्षेत्र डूबने लगते हैं, जल स्तर बढ़ता है। जलवायु परिवर्तन से क्या होता है, ग्लेशियर पिघलते हैं, ग्लेशियर पिघलेंगे तो क्या होंगे, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, और जल स्तर बढ़ेगा तो क्या होगा, जो तटीय क्षेत्र हैं वो क्या होंगे, डूब जाएंगे। अब तटीय क्षेत्र डूब जाएंगे तो क्या होगा, पलायन होगा, डेफिनेटली बात है, पलायन होगा। या फिर कहीं किसी भी स्थान की जलवायु एडवर्स हो जाए, वहाँ पर अकाल पड़ने लगे, तो वहाँ से क्या होगा, पलायन होगा। जैसे बुंदेलखंड क्षेत्र से लोग पलायन करते हैं, तो वो रोजगार के लिए भी करते हैं, साथ साथ पानी की कमी है, ये सब चीज़ें हैं, तो इस प्रकार से भी। तो ये सब क्या है, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव हैं, इस प्रकार से आपको लिखना था। तो ये आपका हो गया क्या, उत्तर नंबर बी। आप देख लेते हैं तीसरे नंबर का क्वेश्चन जो उत्तर ए है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो क्वेश्चन था जलवायु प्रदेश क्या है। तो जलवायु प्रदेश किसे कहते हैं, समझाते हुए किसी एक का क्या करना था, वर्णन करना था। तो जल्दी से हम अपना आंसर देख लेते हैं कि आंसर क्या है। तो देखो सबसे पहले आपको इंट्रो देना है। तो आपको बता देना कि जलवायु या प्राकृतिक प्रदेश, जलवायु या प्राकृतिक प्रदेश धरातल का ऐसा प्रदेश होता है जिसमें मानव जीवन को प्रभावित करने वाली प्राकृतिक परिस्थितियाँ एक समान होती हैं। तो जलवायु प्रदेश ऐसा प्रदेश है, ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर मानव जीवन को प्रभावित करने वाली परिस्थितियाँ जो होती है, तापमान, दाब वगैरह, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, एक सी होती हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैं नीचे लिखता हूँ कि प्रोफेसर हर्बर्टसन एक वैज्ञानिक थे। सर्वप्रथम विश्व को प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया। इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया, विश्व को प्राकृतिक प्रदेशों में क्या किया, विभाजित किया। उनके पश्चात कोपेन महोदय ने भी विश्व को 5 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया। उनके पश्चात कोपेन महोदय भी क्या करते हैं, विश्व को 5 प्राकृतिक क्षेत्रों में विभाजित करते हैं। और कोपेन महोदय के ही जलवायु वर्गीकरण के आधार पर विश्व को 4 प्रमुख जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है, ठीक है ना। तो 4 प्रमुख जलवायु प्रदेशों में विश्व को क्या किया है, विभाजित किया गया। आप चाहो तो इन चारों को लिख सकते थे, मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आपको लिखना है चारों को। फिर उसके बाद में उन चारों में से आपको किसी एक को क्या कर देना है, डिस्क्राइब कर देना है। तो मैंने डायरेक्ट विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश को डिस्क्राइब कर दिया है। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको चारों को लिख देना है कि पहला नंबर कौन सा है, दूसरा नंबर कौन सा है। तो इस प्रकार से आपको करना था। बता देता हूँ मैं कौन कौन से जलवायु प्रदेश हैं। तो
पहला नंबर का है विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश, उसको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फिर दूसरे नंबर का जो आपका है वो है सवाना प्रदेश, सवाना प्रदेश, ठीक है। तीसरे नंबर का आपका है मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, ठीक है। और जो चौथे नंबर का आपका है वो है मानसूनी जलवायु प्रदेश, ठीक है। तो विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश, सवाना जलवायु प्रदेश और मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, और चौथे नंबर का जो आपका है वो है मानसूनी जलवायु प्रदेश। पाँचवें नंबर का भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश है। तो इस प्रकार से आपको करना था, ठीक है। और छठवें नंबर का आपका पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु। तो ये आपके 6 प्रदेश थे, तो इस प्रकार से आपको करना था। तो अब देख लेते हैं हम विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश को। तो स्थिति, पहले विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश की क्या बता दी, स्थिति बता दी, ठीक है। तो भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तर व 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश, सही ना, समझ रहे ना। भूमध्य रेखा ये है, इससे यहाँ पर 10 डिग्री ये और 10 डिग्री ये, तो इतना एरिया है जो है, समझ रहे आप, 0 डिग्री की भूमध्य रेखा है। तो इतना एरिया जो है ये क्या है, विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश है। अब इसमें प्रमुख देश देख लो कौन कौन से आते हैं। तो दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील देश, ब्राज़ील का अमेजन बेसन, अफ्रीका में कांगो बेसन, कांगो नदी है, ठीक है ना, गिनी तट। दक्षिण पूर्वी एशिया में इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर आदि देश आते हैं। इतने सारे देश आते हैं इस जलवायु प्रदेश में। अब यहाँ पर क्या देख लो, जलवायु दशाएं देख लो, मैं हेडिंग बना बना के लिखा है, जलवायु दशाएं देख लो। सूर्य तप, मध्यम सूर्य तप होता है। अधिक बादलों की उपस्थिति के कारण क्या होता है, मध्यम। अधिक बादल होते हैं जिस कारण जो सूर्य की का जो सूर्य तप होता है वो कम होता है, मध्यम होता है। तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, ठीक है ना। आर्द्र जलवायु प्रदेश है। प्रेशर 998, ठीक है ना, MB यहाँ पर निम्न वायु क्षेत्र का प्रेशर होता है। पवन देख लो, व्यापारिक पवन, संवहनी तरंग, मानसूनी, ठीक है ना। सापेक्षिक आर्द्रता देख लो, उच्च सापेक्षिक आर्द्रता होती है यहाँ पर। उच्च सापेक्षिक क्या होती है, आर्द्रता होती है। उच्च तापमान होता है, उच्च वाष्पीकरण होता है। उच्च तापमान होगा तो क्या होगा, उच्च तापमान के कारण क्या होगा, वाष्पीकरण भी अधिक होगा, पानी का भाप बनना वाष्पीकरण है। वर्षा, उच्च संवहनी वर्षा होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, समझ रहे आप। प्रभाव, अब देखो मिट्टी, अब जो वर्षा के कारण मिट्टी क्या होता है, मिट्टी क्या होती है, लैटराइट मिट्टी होती है, और निच्छालन क्रिया के कारण ये बनती है लैटराइट मिर्चा, ठीक है ना। लैटराइट मृदा जो होती है वो निच्छालन क्रिया के कारण बनती है। लीचिंग को हिंदी में निच्छालन बोलते हैं। वनस्पति देख लो, तो पर्याप्त सूर्य तप एवं वर्षा की उपलब्धता के कारण यहाँ भूमध्य रेखीय सदाबहार सघन वर्षा वनों का विकास हुआ है। इन सघन वन क्षेत्र में उच्च जैव विविधता पाई जाती है। सघन वन क्षेत्र में क्या पाई जाती है, जैव विविधता पाई जाती है। और इन वनों को अमेजन बेसिन या ब्राज़ील में सिलवास कहते हैं। सिलवास भी बोलते हैं इनको ब्राज़ील में, अमेजन बेसिन भी बोलते हैं। और क्षेत्र में और भी बुलाया जाता होगा, मैंने कम कम फैक्ट लिखे हैं, ठीक है। और फिर मैंने वनों की बता दी कि वन कौन कौन से हैं। वो तो है महोगनी, रोजवुड, रबड़, ताड़, बांस, ये इस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। अब विशेष देख लो, विशेष क्या है। तो भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश को आलस्य प्रदेश भी बोलते हैं, शक्तिहीनता का प्रदेश भी बोलते हैं, और सिनकोना प्रदेश भी बोलते हैं, बागानी प्रदेश भी बोलते हैं, और रबड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये सब वृक्ष पाए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। रबड़ के वृक्ष बहुत ज़्यादा होते हैं। और इस जलवायु प्रदेश में वर्ष भर एक ही ऋतु, ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है। वर्ष भर क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है। तो इस प्रकार ये था, इस प्रकार से आपको 3A का क्वेश्चन लिखना था। तो ये हो गया। और आप कोशिश करो जलवायु प्रदेश जब भी लिखो, जलवायु प्रदेश में आप इसी प्रकार से हेडिंग बना के लिखो उनको, इस प्रकार से आप हेडिंग बना के लिखो। ठीक, जो लोग भी नोट्स परचेज कर रहे हैं उनको बता दूं कि हमारे नोट्स में आपको इसी प्रकार से लिखा मिलेगा सब कुछ। तो इस प्रकार से आपको जल्दी याद रहेगा। और ये एक प्रकार से फॉर्मेट है। कल के दिन यदि 5 मार्कर में कोई जलवायु प्रदेश पूछ लिया तो इतना आंसर आप लिख दोगे आराम से। इसी को आप 11 मार्कर में कन्वर्ट कर सकते हैं, आराम से आपको 11 मार्कर पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना था आपको। तो मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। धन्यवाद।